जय हिंद। आज हम अपना एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर को हम स्टार्ट करने जाते हैं 6 क्लास के, और उसके बारे में जानेंगे। मैंने चूँकि ज्योग्राफी का स्टार्ट कर चुकी हूँ, उसका 3 चैप्टर आपको आ चुका होगा, तो आप वो उसे देख लीजिएगा। और उसे फर्स्ट बार आप मैंने वो चैप्टर को पूरा लाइन बाय लाइन नहीं किया है, क्योंकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसी समझ को आगे विकसित करते हुए आगे चलना है। ये चैप्टर है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में आपको बहुत ही इंजॉय करके पढ़ना पड़ेगा। आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको अतीत के बारे में जानना पड़ेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझेंगे। इस चैप्टर का ही नाम है क्या, कब और कैसे, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो अब हम जानेंगे कि क्या, कब और कैसे के बारे में हम जानेंगे। अतीत के बारे में जानेंगे। अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे? अतीत के बारे में मान लीजिए जो अभी 2024 चल रहा है, अगर हमें जो बच्चे जो जन्म ही नहीं लिए होंगे, जिनका जन्म ही नहीं हुआ होगा, उसके बारे में वो अपने जन्म से पूर्व के बारे में कैसे पता करेंगे उसका रीजन? तो उससे हम किस चीज़ के बारे में हम यहाँ आज बुक पढ़ रहे हैं, कैसे उसे बुक से पढ़ के हम हज़ारों साल पहले की बातें को जान रहे हैं। एक माध्यम से कोई था जो बताएगा, लिख के गया है, उसको हम पढ़ के जान रहे हैं। तो अतीत के बारे में जाएंगे और किस माध्यम से कैसे कैसे जानेंगे, इसी सब चीज़ें के बारे में हम पता किया। अब हम अतीत में जानेंगे कि पहले लोग कपड़े कैसे पहनते थे। कपड़ा, इस चीज़ को हम जानेंगे। इसमें क्या क्या आएगा सो अब हम देखते हैं। इसमें पहले जानेंगे कि पहले के लोग कपड़े कैसे पहनते थे। कपड़े कैसे पहनते थे। दूसरा है वो शिकार करते थे। शिकार को क्या कहते हैं? आखेट कहते हैं। आखेट, आखेटक को यहाँ पे शिकार कहते हैं। शिकार, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, इस पे ध्यान आप दीजिएगा। आखेट का मतलब लोग अक्सर नहीं समझ पाते हैं, और उसका मतलब होता है, अभी आम भाषा में हम उसे शिकार करते हैं। इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद पशुपालन कैसे करते थे। पशुपालन। उसके बाद जानेंगे व्यापार कैसे करते थे। व्यापार। उसके बाद शिल्पकार कैसे रहते थे, जिस पे लिखा हुआ रहता, अभी भी है, शिल्पकारों के बारे में जानेंगे। कलाकारों के बारे में जानेंगे। मेरे कहने का मतलब है तमाम चीज़ों के बारे में हम यहाँ से जानेंगे। कलाकारों के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में, जाने। ये तमाम चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं लिखित होगी, और ये जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन है तो लोग सबसे पहले, ये तो अतीत के बारे में कि क्या, कैसे, क्यों होता था। अब इसके बारे में सबसे पहले लोग कहाँ बसे थे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और क्वेश्चन आप सब विजुअलाइज कीजिए कि लोग कहाँ बसेंगे। जहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी हो, जहाँ पे खाने की व्यवस्था अच्छी हो, जहाँ पे वो अपने आप को सेफ महसूस करते होंगे, वहीं पे लोग जाके बसना चाहते हैं। या अतीत में चले जाइए या अभी इस वर्तमान में आ जाइए, वहीं लोग अपना रहना पसंद करते हैं। सबसे पहले कि ये साक्ष्य मिला था लाखों वर्ष पहले नर्मदा नदी के पास लोग को, यहाँ पे मान लीजिए, हम भारत का नक्शा तो मेरा बहुत ही बुरा बनता है, ये यहाँ पे नर्मदा नदी है। यहाँ नर्मदा नदी है। सबसे पहले ये साक्ष्य मिला था, यहीं पे साक्ष्य मिला है कि लोग नर्मदा नदी के पास, नर्मदा नदी के सबसे पहले यहीं पे इन्होंने यहीं पे अपना
बसे थे, निवास किए थे। 1 मिनट में इसको क्लियर कर लूँ, आगे के लिए हम बताते हैं आपको। सुलेमान और किर्थक की पहाड़ी, सुलेमान और किर्थक की पहाड़ी जो उत्तर और पश्चिम में है। भारत का नक्शा यहाँ पे है, ये उत्तर और ये पश्चिम। चूँकि अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में। ये लगभग 18,000 वर्ष पूर्व पहले हमें ये पता चला, वहाँ से ये साक्ष्य मिला कि गेहूँ और जौ की पहली बार जो फसल जो उगाया गया था वो क्या था? गेहूँ और जौ था। कहाँ था? सुलेमान और किर्थक की पहाड़ी पे, किर्थक की पहाड़ी। इस बीच में इन्होंने पहली फसल जो उगाई थी वो गेहूं और जौ का था। और ये साक्ष्य बोलते हैं, चूँकि सुलेमान की पहाड़ी और किर्थक के अब जो है, पहले तो संपूर्ण भारत जो ये सब पूरा ये 1947 में ना पाकिस्तान और भारत का जो ये विभाजन हुआ था, उससे पहले ये सारा भारत का ही एरिया था। तो ये पहले इसीलिए हम ये ऑल ओवर एक साथ ही पढ़ रहे हैं। बाद में 1947 में जाएंगे तो भारत के बाद अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी तो ये है, लेकिन हम वर्तमान में समझने के लिए ये ज़रूर समझेंगे कि अभी वर्तमान में कहाँ है। ऐसे तरह से भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि अभी ये जो सुलेमान और किर्थक की पहाड़ी वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो उस टाइम में हम फंस जाएंगे। इसलिए हम ये इस चीज़ को अभी ही समझते चलेंगे। तो ये गेहूँ और जौ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहली बार चावल की खेती जो है विंध्याचल की पहाड़ियों के जो उत्तर पूरब में है, उत्तर और पूरब में है, जो इस तरफ आएगा। यहाँ पे अब नर्मदा नदी थी, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत की है। एक और यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, जो वहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला था। सिंधु और उनकी सहायक नदी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पंजाब का भी बना हुआ है। इस पंजाब का नाम रखने का रीज़न क्या था? सिंधु जो है 5 नदियों से मिलके बनी है। सिंधु नदी जो है 5 नदियों से मिलके बनी। देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियों का मिलन यहाँ पे है। जो ये पाकिस्तान में जाके बहती है, ये भी अभी पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में ही है। और ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे किर्थक और सुलेमान की पहाड़ी यहाँ पे है, इस रेंज में है, यहाँ पे है। 4700 वर्ष पूर्व ये नदियों का जो हम लोगों को पता चला था, झेलम, चिनाब और रावी और ब्यास और सतलज नदी। ये इतना बात है। इसके आगे हम और पढ़ेंगे और इसके बारे में, ये चैप्टर में हम आपको लाइन बाय लाइन नहीं, और ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से और ये मेन पॉइंट को आपको बता रही हूँ, ताकि यही क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। हम संपूर्ण ज्ञान लेके क्या करेंगे, जब हमारा मेन एग्ज़ाम, हम लोगों का टारगेट रहता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड अच्छा हो और एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनने चाहिए। होता क्या है, हम लोग संपूर्ण पढ़ लेते हैं और हम मुझे याद कुछ भी नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि ना, क्वेश्चन तो मेन यहीं से आते हैं, वो लाइन से थोड़ी ना क्वेश्चंस आएंगे। तो वो चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ, क्या कि हिस्ट्री में कुछ कभी कभी हम नहीं चाहते भी लाइन हमको डालना पड़ता है, और मैं एकदम टू द पॉइंट नहीं बता, कुछ चीज़ मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। और ये चीज़ को ये समझते चलिएगा और आगे के फिर हम आपको बताते हैं। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए, गंगा नदी का साक्ष्य जो है, गंगा नदी का साक्ष्य हमको मिला कब, ये हम जानेंगे। गंगा नदी का साक्ष्य हमको मिला है 2500 वर्ष पूर्व। इसकी सहायक नदी जो है वो सोन नदी है। उसका क्षेत्र क्या कौन सा है? मगध, पटना के रीजन में जो इधर मगध, जब हम उधर मगध जनपद के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी डिटेल से पढ़ लेंगे। एक और आप देखिएगा तो भारत के नक्शे में मैं बता देती हूँ। मेरी तो ड्राइंग इतनी अच्छी है कि क्या क्या बताएं आपको। यहाँ वाले रीजन, इसी को मगध कहते हैं, ये समझ लीजिएगा। अब हम जानेंगे कि देश का नाम कैसे पड़ा। अभी कुछ दिन पहले अब बहुत सारे G20 सम्मेलन में जो जिसका नाम भारत मंडपम रखा गया था, तो बहुत सी कंट्रोवर्सी हमारे भारत में हो रही थी, उसका भी हम जानेंगे। देश का नाम पड़ा इंडिया और भारत दोनों। हमारे संविधान में भी, संविधान के भाग 1 के आर्टिकल्स 1 में भी लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ द भारत। अब देखिए, यहाँ पे जानेंगे कि इंडिया इंडेक्स वैली जो है, जिसे संस्कृत में सिंधु नदी कहा जाता है, ये इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में
और इसे संस्कृत में इसे सिंधु नदी कहा जाता है। ईरानियों और यूनानियों ने ये दोनों का, आप जानते हैं कि जब जो विदेशी होते हैं उनका बोलने का ये टोन जो है सो अलग होता है। हम लोगों के ही आप देखिएगा इंडिया में ही तो कहते हैं कि कोस कोस में पानी बदले, 3 कोस में वाणी बदले। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे सबका लैंग्वेज थोड़ा टोन बदल जाता है। तो यहाँ ईरानियों ने आए और ये ईरानियों और यूनानियों ने जिसे यहाँ पे सिंधु नदी को इन्होंने हिदोश कहा, इंडेक्स वैली को यहाँ ने हिदोश कहा और इंदोस कहा, ये दोनों का टोन। और उन्होंने ये कहा कि नदी के पूरब में, नदी कहाँ थी, यहाँ पे सिंधु नदी, यहाँ पे आपको पता है नदी के पूरब में, तो पूरब वाला रीजन ये हो गया। जो भूमि का प्रदेश है, भूमि प्रदेश है वो इंडिया है, यहीं से ये नाम पड़ा इंडिया। और भारत के बारे में जानेंगे तो भारत में जो उत्तर और पश्चिम से जो रहने के लिए एक आए, जो यहाँ पे आए थे, उसका समूह, एक समूह का, सभी समूह का नहीं, एक समूह का नाम भरत था। क्या था? भरत था। उसी नाम की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमारे ऋग्वेद के कृतवेद में से प्राप्त होती है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। और इससे यह पता चलता है कि हमारे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। और यही जानकारी के लिए, यही जानकारी, और बस ये चीज़ हमारे इतिहास में लिखा हुआ है और ये चैप्टर 6 की ही है। तो आप इसे देखें, स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे इसके पहले तो हम लोगों ने ये अतीत के बारे में, अतीत में लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, ये बारे में जानेंगे। अब अतीत के बारे में हम जानेंगे। पहले हम अतीत क्या था, कैसे पहनते थे, ये चीज़ को समझ को हम विकसित कर चुके हैं। अब वहाँ पे अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे? कोई कुछ लिख के गया है, आगे हम चलेंगे। जो कुछ चीज़ है, जो बहुत लोग, जो पुरातात्विक थे, उनकी बहुत चीज़ की जानकारी हमको खुदाई से पता चलती है, कुछ लिखित से पता चलती है। जो लिखित जो था उसे हम लोगों ने पढ़ लिया। जैसे ऐतिहासिक में आएंगे तो बहुत सारे लिखित सामग्री तो मिले हैं, लेकिन उसे आज तक उसको डिकोड ही नहीं किया गया है, आज तक उसे पढ़ा ही नहीं गया है। तो हम उसे कैसे जानेंगे? जान ही नहीं पाएंगे। ये पांडुलिपि है। ये पांडुलिपि क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। हम लोगों के अगर गांव में जो रहते हैं उन्हें पता होगा, एक ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ की पत्ती है कि जैसा ये पत्ती होता है, उसको लेके उसे सुखाया जाता था, उस पर लिख के, जैसे आजकल हम लोग पुस्तकालय कहते हैं, उसी तरह से उसमें लिख के और इसे एक जगह रखा गया था। उस टाइम का की सोच लोग की क्या है, जैसे आज कोई कुछ लिखेगा, आज से कुछ और मान लीजिए 10-20 साल के बाद कोई यही चीज़ पढ़ेगा, तो अभी का टेक्नोलॉजी जितना डेवलप किया उसके टाइम में और भी ज़्यादा है। तो वो हम कैसे जानेंगे उस टाइम में किस चीज़ को लोग कैसे सोचते थे, कैसे देखते थे, कैसे पहनते थे। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब के रूप में लिखा हुआ है। अभी भी हम लोग अभी वर्तमान में जो पढ़ेंगे, और इतिहास की तो यही खासियत है कि हम पास्ट के बारे में ही जानते हैं, जो बीत गया वो इतिहास है। तो वो जो ऐसी घटना जिसके बारे में लोग कैसे पहनते उसको सब चीज़ की है। तो ये पांडुलिपि से लिखा हुआ है और एक संग्रहालय अभी भी दिल्ली में भी है, एक संग्रहालय में रखा हुआ है, जिसे यहाँ पे भारत में अब बहुत सारे जगह है। जब हम उसमें और जाएंगे तो डीपली में हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम एक मोटा मोटा तो ये जान लेंगे कि हम ये पांडुलिपि होती क्या है। वो तार के एक पत्ते में जो लिखा हुआ रहता है, जो लिखे हुए थे, जो अपना उस टाइम का जो सोच था, क्या था पहनना खाना के बारे में, वहीं से ये पता चलता है हम लोगों को। उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? मैन्यू का मतलब होता है हाथ। ये लैटिन भाषा से लिया गया है, इसे हाथ कहते हैं। और उस स्क्रिप्ट, कोई जैसे स्क्रिप्ट का क्या मतलब? फिल्म का स्क्रिप्ट, ये लिखा हुआ। तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो लिखा हुआ है, इसी को लैटिन शब्द से मेनू, हाथ से लिखा। एक भोज नामक पेड़ था, उसको छाल था, ऐसे उसको छाल को निकाल लिया जाता था, उसको सिखा के, और उस पर भी ऐसे ऐसे करके हम लोग वो लिख दिया करते थे। वो भी पढ़ा गया है और उसको भी अभी भी सुरक्षित रखा गया है। बहुत सारे संग्रहालय हैं भारत में, बहुत सारे जगह हैं जो अभी भी रखा हुआ है, और वो उससे पता चलता है। पांडुलिपि किस चीज़ से लिखा हुआ था? अब ये भी क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर हिस्ट्री का तो इतना बड़ा एरिया है ना, अब कहीं से भी क्वेश्चन डाल दे सकता है। तो ये पांडुलिपि के भाषा क्या है?
हम जो छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। वो संस्कृत में भी थे, अन्य भाषा में कौन थे, प्राकृतिक थे और तमिल थे। और प्राकृतिक भाषा का कौन लोग यूज़ करते हैं, वो आम लोग जो आम बोलचाल की भाषा में करते हैं। और जो ज़्यादा अधिक जानकार है, जो वैदिक जो विद्वान हैं, वो ये संस्कृत में भाषा का प्रयोग करते थे इस तरह। और एक छोटी सी अब इसके एक और है, आप इसको देख लीजिए। हम अब इसके आगे एक देखिए, अभी इसमें लास्ट चैप्टर में ये बस कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, आप ये देख लीजिए। जैसे बीसी को हम क्या कहते हैं, अक्सर ये इससे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व का मतलब होता है जो ईसा मसीह के जैसे यहाँ पे मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ। इससे पहले जब हम जाएंगे तो ईसा पूर्व कहेंगे, ईसा पूर्व। और इधर से जाएंगे तो इधर एडी बोलेंगे, ईसवी। ईसवी ये हो गया। एडी का हिंदी में इसमें एनोनॉमनी, इसका मीनिंग ये होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। सी ये तो आप अक्सर आप देखे होंगे, एडी भी जानते होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है दो चीज़, एक नई चीज़ है ये CE कॉमन एरा। यहाँ पे कॉमन एरा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और VC का होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, यहाँ भी होता है, यहाँ बिफोर, दोनों इसका मीनिंग होता है। कभी कोई एग्जामिनर ये भी दे सकता है, ये भी दे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ही देता है। यहाँ BP, अब BP से BP की गोली मत समझिएगा, बिफोर प्रेजेंट होता है और इसे वर्तमान से पहले के बारे में जानते हैं। इसी तरह इतना ही करके ये चैप्टर आज हम लोगों का जो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा है ये आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जब तक ये सब्सक्राइब 1000 नहीं पूरेंगे तब तक मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी। और आगे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डाउट होंगे या कुछ मिस्टेक हो गई, उसके लिए आप लिख सकते हैं। हो सकता है कि क्या कि PPT पे पढ़ाना बहुत आसान है, लिख के पढ़ाने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और हर एक चीज़ ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, तो जो हम लोगों को एक एक चीज़ कभी देख के और समझ के लिखना पड़ता है कि एक शब्द से अर्थ का अनर्थ भी बन जाता है। सो जय हिंद, जय भारत।